बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुमे का दिन है, 16 अगस्त है। ये मेरा आपसे आज के दिन पहला इंटरेक्शन है। अहम तरीन ख़बरें हैं और इन ख़बरों में अदालती मामलात, ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ चीज़ें जिस जगह पहुँच चुकी हैं उससे जुड़ी हुई हैं। और काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके खिलाफ इमरान खान साहब की बहनों ने क्या कहा है, उनसे कहा है कि अपनी इज्जत का ख्याल करें। इस बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। जनरल बाजवा की सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही है, इस बारे में भी बात करेंगे। हामिद मीर साहब अदालत पहुंच गए हैं। ये जो इस वक्त फस्तायत है हुकूमत की, इस फस्तायत के खिलाफ इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है। उस बुरी खबर की भी बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो के आखिर में एक पैगाम है, बहुत ज़रूरी पैगाम है। ये मेरी अपनी एक गलती से मुताल्लिक़ है, ये गलती मुझसे हुई थी। वीडियो के आखिर में इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूं, जनरल बाजवा की सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने ISPR से जवाब मांगा। वो रोज़नामा जंग में लिखते हैं कि जवाब नहीं मिला। यानी उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के खिलाफ भी जनरल फैज़ हमीद जैसी कार्रवाई पर गौर हो रहा है, ये सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ISPR से जवाब मांगा, अभी जवाब नहीं मिला है। इस हवाले से ज़राए ये बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो कयास आराइयाँ हैं कि जनरल बाजवा के खिलाफ भी ऐसी कोई कार्रवाई होने जा रही है जैसी जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ हो रही है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, तो ऐसी कोई बात नहीं। जनरल बाजवा के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। मैंने ये खबर आपको बिल्कुल नहीं दी थी, लेकिन अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पे चल रहा था, इसलिए हमने मालूम किया। ISPR से जवाब नहीं मिला है। अब वो ये भी बताते हैं कि ये भी दावा किया जाता है कि जनरल बाजवा की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है जहां वो रहते हैं। जहां वो रहते हैं वहां सिक्योरिटी पहले ही बहुत ज़्यादा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, जो आर्मी चीफ का घर है, उसके बिल्कुल बहुत ही नज़दीक जनरल बाजवा साहब का, शायद सबसे नज़दीक उन्हीं का घर है। तो जनरल बाजवा साहब को वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पहले ही बेहतरीन सिक्योरिटी मौजूद है। जनरल बाजवा साहब इस वक्त, अंसार अब्बासी साहब की खबर में भी दावा किया गया, मंसूर अली खान साहब ने भी कहा था कि वो दुबई में हैं। मेरे सोर्सेज के मुताबिक जनरल बाजवा वियना ऑस्ट्रिया में है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जनरल बाजवा साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही, यह मैं पहले भी पता था। उनके असासे, उनके करीब तरीन लोगों के असासे बहुत थोड़े अरसे में 12 अरब तक पहुंच गए। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल था। इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन ये जिन्होंने उठाया था मामला, अहमद नूरानी हुए, शाहिद असलम हुए, कुछ दीगर लोग हुए, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। फिर बाद में न जाने कौन लोग थे, क्योंकि उन बैनर्स पे किसी का नाम नहीं लिखा होता। हमने देखा कि इन लोगों के गद्दार, वतन के गद्दार, उन लोगों में नाम भी आ गए थे दीगर लोगों के साथ, अहमद नूरानी का, शाहिद असलम का। तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 12 अरब के असासे उनके करीब तरीन लोगों के बहुत थोड़े अरसे में कैसे हो गए, इस सवाल का जवाब बहरहाल हमें नहीं मिला। अब आ जाइए, रऊफ हसन साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके राब्तों का भांडा फूट गया है। रऊफ हसन साहब के गैर मुल्की शख्सियात से राब्तों का भांडा फूट गया है, ये दुनिया न्यूज़ ने खबर दी। और मुस्लिम लीग नून के लोगों ने इस पर बड़ा सोशल मीडिया पर डाल के कहा, देखो रऊफ हसन के राब्तों का भांडा फूट गया। अभी रऊफ हसन साहब गिरफ्तार थे, कुछ भी नहीं निकला, इसलिए जमानत हो गई थी। अब भांडा फूटा क्या है? दुनिया न्यूज़ ने खबर दी तो बताया, PTI मीडिया डिवीजन पर छापे के दौरान रऊफ हसन के गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित के मुबैना सबूत सामने आ गए। पहले ठुस हो गया, मुबैना सबूत सामने आ गए। फिर उसके बाद PTI के कारकुनों के मोबाइल फॉरेंसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकिशाफ। ज़राए, अब यहां तस्वीर लगी हुई है व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप पर राब्ते। रायन ग्रिम, ये और मुर्तज़ा हसन इंटरसेप्ट वाले, इनके राब्ते रऊफ हसन साहब के। क्या लिखा है? हाय रायन, रऊफ हसन हियर, जावेद स्पोक टू यू अबाउट मी, ग्रेट गेटिंग कनेक्टेड, लेट मी नो व्हेन इट विल बी कन्वीनियंट टू टॉक, बेस्ट विशेस। कब बात हो सकती है बताइएगा। एक ये राब्ता है। फिर 21 जनवरी 2024, हेलो रायन, just heard you speak at the International Virtual Convention organized by PTI. और
We must connect. Let me know when can we possibly do so. Regards, Rauf. रऊफ हसन के राब्ते और उनमें व्हाट्सएप राब्ते निकल आए, ये 22 जनवरी का, 21 जनवरी के बाद। तो रायन ग्रिम को उनका पैगाम है, बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी और सहूलत कारी का इल्ज़ाम ज़राए। ये मुस्लिम लीग नून के लोग शेयर कर रहे हैं। क्या है इसमें? एक सियासी जमात का तर्जुमान और रहनुमा एक सहाफ़ी से कह रहा है बताना कब बात हो सकती है, खबर देगा। यानी मैंने इन तमाम दिनों में जो जनरल फैज़ हमीद वाली खबरें आई, या वैसे भी मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों से मेरा राब्ता होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादा लोगों से मेरा राब्ता होता है, एक रिटायर्ड जर्नल साहब से मैंने खबर लेकर कुछ चीज़ें आपको दी, उनसे मेरा राब्ता होता है, सहाफ़ियों के मुसलसल राब्ते होते हैं। अगर यही करना है तो अता तारड़ साहब का, मरियम औरंगज़ेब साहिबा का मोबाइल फ़ोन निकाल लें, धड़ाधड़ सहाफ़ियों से और पूरे पाकिस्तान के और मुमकिन तौर पर कुछ बैरूनी दुनिया की भी सहाफ़ियों से राब्ते होंगे। क्या निकलेगा इससे? मतलब जिनके बारे में खबर है या जो खबर देना चाहते हैं वो सहाफ़ियों से राब्ता करेंगे। रऊफ हसन साहब ने क्या किसी रॉ एजेंट से राब्ता किया, एक सहाफ़ी से राब्ता किया है? रऊफ हसन साहब ने क्या मूसाद को लिखा है? मतलब ऐसे बताया जा रहा है गैर मुल्की शख्सियत से राब्ते। तो ये गैर मुल्की शख्सियत रायन ग्रिम है, ये निकला है। तो जो राब्ते थे अगर ये होते तो अदालत में पेश किए जाते। मतलब कोई कबड्डी लड़ेगा एक सियासी जमात का रहनुमा, या यहाँ से ऐसे निकालेगा पिस्टल और ठाई 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 करेगा। अजीब मजाक बनाया हुआ हमारे यहाँ। तो ये रऊफ हसन साहब के राब्तों का इंकिशाफ है। हामिद मीर साहब अदालत पहुंचे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और एक शहरी के बुनियादी हुकूक मुतासर हो रहे हैं, इस फायरवॉल की तनसीब को रोका जाए, ये उन्होंने दरखास्त की है। वैसे फायरवॉल नस्ब हो चुकी। फायरवॉल की तनसीब जो तमाम मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुशावरत और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत, जबकि ज़रिए मुआश के लिए इंटरनेट तक रसाई को आइन के तहत बुनियादी हक करार दिया जाए। हामिद मीर साहब ने अदालत से दरखास्त की है। हमारे यहाँ इंटरनेट जिस तरह से इस वक्त चल रहा है, इस तरह से हमारे यहाँ सड़क पर इंतहाई कमज़ोर सा शख्स किसी रेड़े को धक्का देता है ना, वो भी इससे तेज़ चलता है। तो ये रेड़ा इंटरनेट हमारा बना हुआ है। फाइवर, अपवर्क, शॉपिफाई, यहाँ पर काम करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फाइवर की जानिब से हमारे यहाँ के लोगों के अकाउंट्स बाकायदा तौर पर सस्पेंड किए जा रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड किए जा रहे हैं। ये हो रहा है। अब जब ये सूरत हाल होगी तो लोगों के जो मुआश है वो मुतासर हो रहा है, और हुकूमत जो है वो कह रही है कि ये तमाम लोग जो हैं ये इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा है। इंटरनेट की जिस तरह की बंदिश है, जिस तरह का मुआशी नुकसान एक आम आदमी का हो रहा है, वो उस आम आदमी की सालमियत के लिए ख़तरा है। लेकिन हुकूमत को इसका एहसास ज़ाहिर है कि नहीं है, क्योंकि हुकूमत के दोस्त मिलकर जो इक़दामात कर रहे हैं, उन इक़दामात से वो अपनी जो तस्कीन है उसके लिए काम कर रहे हैं, वो तस्कीन हो रही है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो मामला ठीक है इन लोगों का। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो झटके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लग सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्या झटका लग सकता है? ऑडियो लीक्स केस में बाबर सत्तार साहब का फैसला, और हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखा। आज भी एक शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त उठाई कि वापस कर दीजिए मेरी दरख्वास्त, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करूंगा। मैंने पहले भी कहा था सोचने का मकाम है अदालत के लिए कि वहां से दरखास्तें वापस ली जा रही हैं दूसरी अदालत जाने की, यहां से हमें रिलीफ मिल जाएगा। या ऐसे ही कि एक डॉक्टर परेशान हो कि मुझसे इलाज करवाना लोगों ने छोड़ दिया, मरीजों ने, और दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो इंसाफ वहां से मिल रहा है लोगों को, ये लगता है, इसलिए लोग वहां जा रहे हैं। बाबर सत्तार साहब की अदालत से फैसला आया था। इसी अदालत के जज साहिबान ने, 6 जज साहिबान ने खत लिखा था, एजेंसियों की मुदाखलत के बारे में बात की थी। अब बाबर सत्तार साहब का जो फैसला है उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। कौन है जज साहिबान? जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, 2 रुकनी बेंच है, 19 अगस्त को समाअत करेगा। फिर इसके बाद 2 रुकनी बेंच मजीद समाअत करेगा। ये 2 रुकनी बेंच है NA97 तांदलियां वाला में दोबारा गिनती का केस, ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, इन्हीं के सामने, और यहाँ पर भी समाअत होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 1 सीट और चली जाएगी। इससे पहले 4 सीटें जा चुकी हैं, 5 हो जाएंगी। 2/3 अक्सरियत की जानिब ऐसे कदम बढ़ाने का ये सिलसिला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें कम होंगी, नून लीग को सीटें मिलेंगी, और ये नून लीग वाले जो हैं जीत कर
اپنی اکثریت واپس پوری کریں گے تو جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں کرنا، اس پر ٹائم گین کرنا ہے، اور یہاں پر نون لیگ کو ایک کے بعد ایک سیٹوں سے نوازتے چلے جانا ہے۔ یہ ہو کیسے رہا ہے؟ وہ جو بات ہوتی ہے نا کہ 3 رکنی کمیٹی ہے وہ کیسز لگاتی ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ 184 وہاں پر جو مفاد عامہ کے معاملات ہوتے ہیں اور از خود نوٹس والے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے 184 کے معاملات وہاں پر جاتے ہیں۔ اس کے بعد 186 اپیل کا 185 کا معاملہ جو آئین کے آرٹیکل ہیں ان کے تحت ہوتا ہے کہ بینچ بنیں گے۔ اب جو بینچ کون سے بنیں گے، یعنی نعیم اختر افغان صاحب کا، امین الدین خان صاحب کا 2 رکنی بینچ بنا دو، ان 4 ججز کا بینچ بنا دو، یہ لارجر بینچ بنا دو، یہ جو کام ہے یہ کام کرے گی 3 رکنی کمیٹی۔ لیکن ان بینچز میں کیسز کون سے لگیں گے، یہ کریں گے کام سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کے عہدے پر موجود شخصیت جزیلہ اسلم صاحبہ اس وقت ہیں۔ تو وہاں پر جو وہ کام کرتی ہیں، جو کام یا رجسٹرار جو بھی ہوں کرتے ہیں، وہ شخصیت وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پوچھ کے یہ کیسز لگاتے ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مرضی سے پاکستان تحریک انصاف کے کیسز ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف والے کیسز ہوں، یہ وہاں پر لگ رہے ہیں، کیونکہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس کے رولز طے نہیں ہوئے۔ جب اس کے رولز طے نہیں ہیں کہ اتنے دنوں میں اجلاس ہونا ہے، اس طرح سے ہونا ہے، ایک چیز کلیئر ہے کہ 184 اس کے معاملات کمیٹی میں جائیں گے، تو اس کے معاملات کمیٹی میں جا رہے ہیں، اور وہاں قاضی صاحب جو ہیں ان کو 2 جج صاحبان کی جانب سے جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں، لیکن باقی معاملات جا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے قلم سے بینچز میں۔ اور بینچز میں کیسے جائیں گے، وہ رجسٹرار کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ قاضی صاحب باہر آ کے بتا بھی دیتے ہیں کہ تو یہ رجسٹرار کا فیصلہ ہے، رجسٹرار کا فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کام کرنے والے لوگ جو رپورٹر دوست ہیں ہمارے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ قاضی صاحب کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اب آخر میں نے آپ سے کہا تھا ویڈیو کے آخر میں پیغام، ستمبر 2023 میں نے ایک ویڈیو کی تھی، اس ویڈیو میں میری غلطی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک خاتون پہنچی ہیں جیل، وہ گرفتار بعد میں ہوئی، جیل بعد میں پہنچی، بہت سی خواتین پہلے سے جیل میں موجود تھیں، ان لوگوں نے مل کر ایک خط لکھا ہے، خط والی بات ٹھیک تھی، میں نے اس کو رپورٹ بھی ٹھیک کیا تھا، لیکن میں نے ان خاتون کے بارے میں یہ کہا کہ یہ خاتون پلانٹ کی گئی ہیں، ان خاتون کو غیر سیاسی طاقتوں نے جیل کے اندر پلانٹ کیا ہے اور معاملات دیکھنے کے لیے پلانٹ کیا ہے۔ تو یہ مجھے معلومات کہاں سے ملی؟ دیکھیں، جو خاتون جیل میں گئی تھی بعد میں وہ بھی ایک متاثرہ خاتون ہے، اور جو خواتین جیل میں پہلے سے موجود ہیں وہ بھی متاثرہ خاتون ہیں، ان کے معاملات عدالت اٹھا ہی نہیں رہی، ایک کے بعد ایک ان کو یہاں سے وہاں بھیجا جا رہا تھا، بڑی مشکلوں سے ضمانتیں ہوئی ہیں، جن کی ضمانتیں ہوئی ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ ابھی بھی جیل میں ہیں۔ تو میں نے یہ بات کی تھی، اور یہ بات مجھے ایک متاثرہ خاندان نے بتائی تھی۔ اب وہ متاثرہ خاندان کس خاتون کا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن بطور صحافی میرے سامنے ایک متاثرہ خاندان کی چیخ و پکار تھی۔ میں نے کچھ دوست صحافیوں سے معلوم کیا، ان میں سے بھی 2 لوگوں نے کہا، میں یہاں کراچی میں بیٹھا ہوں، ان میں سے بھی 2 لوگوں نے کہا ہاں یہ معاملہ تو ہے۔ تو میں نے یہی باتیں آپ کو بتائی تھیں، وہ خاتون پلانٹڈ نہیں تھی، تو یہ میری غلطی تھی۔ تو ان خاتون سے جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ پلانٹڈ ہیں، یہ میری معذرت۔ ان خاتون سے بہت سے لوگوں نے رابطے کر کے کہا کہ طارق متین نے آپ کے بارے میں کہا ہے، ایک ویڈیو ہوئی ہے، کچھ 70,000 کے قریب ویوز ہیں اس ویڈیو کے۔ تو اس ویڈیو پر جن لوگوں نے ان خاتون سے بھی پوچھا اور یہ سوچا کہ وہ خاتون پلانٹڈ ہیں، ان کی جانب اشارہ تھا، ان کا نام نہیں تھا ویڈیو میں، لیکن لوگ اس اشارے پر ان سے رابطہ کر رہے تھے۔ ان لوگوں سے معذرت کہ میری وجہ سے جو مجھے کہیں اور سے غلط معلومات ملی تھی، تو میری ان سے بھی معذرت، اور ساتھ ہی جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ان تمام لوگوں سے میری معذرت۔ تو میں چونکہ ایک وکٹم کی بات سن رہا تھا، تو اس لیے اس وکٹم نے مجھے جو معلومات دی، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس نے مجھے گمراہ کیا، جان بوجھ کے کیا، اس سے بھی غلطی ہوئی ہوگی، تو مجھے بھی کیئرفل رہنا چاہیے جس طرح سے دیگر صحافیوں کو رہنا چاہیے، لیکن ایک متاثرہ شخص کی غلطی، ایک متاثرہ شخص کی بات سنتے ہو مجھ سے جو غلطی ہوئی، اس کے لیے میں ضرور آپ سے، ان خاتون سے، سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔